नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर जयनारायण व्यास आपकी अपनी ही चैनल द रियल डिबेट पे आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि आप जानते हैं, शनिवार हमारे लिए शेयर बाजार को समर्पित है, इन्वेस्टमेंट को समर्पित है। और जो हमारे दर्शक हैं, जिन्हें किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट, चाहे स्टॉक में हो, शेयर में हो, सोने में हो, चांदी में हो, और भी एसआईपी करनी हो, बॉन्ड लेने हो, फिक्स डिपॉजिट में रखना हो पैसा, तो वो उनको पूरा मार्गदर्शन मिले, वो मद्देनजर रखते हुए हमने इन्वेस्टमेंट बैंकिंग क्षेत्र में गुजरात में शायद 2 ही लोग ऐसे हैं जिनको सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी द्वारा मान्यता दी गई है। उसमें से एक ये हमारे पैनलिस्ट है रवि भाई दियोरा। आप जानते हैं इनको। इनके लिए अब हर शनिवार को हम दोनों का साक्षात्कार आपको होता है, इसलिए परिचय की एक फॉर्मेलिटी में समय आपका खा जाना मैं पसंद नहीं करता। रवि भाई की अपनी पहचान है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के क्षेत्र में, और कुंवर जी एंड सन्स करके एक बड़ी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह क्षेत्र से जुड़ी हुई जो फर्म है, उनके अहमदाबाद स्थित वो सीईओ है और हमारे भी मार्गदर्शक है। यानी हमारे जो छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट करने का अगर कभी कभी ऐसा प्रसंग खड़ा हो जाए, ऐसे प्रसंग कम खड़े होते हैं, मगर जब भी खड़ा हो जाए तब रवि भाई हमें सलाह देते, यानी हमारे डॉक्टर हैं, इनको मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। तो स्वागत है रवि भाई आपका। आप करीब 2 महीने से तो हम लगातार हर शनिवार को ये मुद्दे पे चर्चा कर रहे हैं, और मुझे आनंद है कि आज तक जो प्रतिभाव मिले हैं हमें, वो काफी प्रोत्साहनजनक है। दर्शक मित्रों, एक और प्रतिभाव भी हमें मिल रहा था करीब 2-3 महीने से, वो पूरे देश से मिल रहा था कि आप हिंदी में क्यों नहीं करते। हम गुजराती में हमें थोड़ी दिक्कत होती है, हम सुनते हैं, मगर हिंदी में करो तो अच्छा रहेगा। फिर हमने सोचा कि हिंदी तो हमारे गुजराती भाइयों के लिए तो कोई मुश्किल है नहीं, वैसे भी हम चलचित्र तो अक्सर हिंदी में ही देखते हैं, बोलते भी है, और गुजराती विश्व सिटीजन है। पूरे विश्व में कहीं भी कोई भी जगह जाइए आप, तो गुजराती वहां नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। तो फिर हमने तय किया कि हम अब से, यानी 2-3 दिन पहले से हमने हमारी जो भाषा है प्रस्तुति की, वो हिंदी रखना तय किया है। आशा करते हैं आपको भी वो पसंद आएगी, इसका स्प्रेड बढ़ेगा, ये ज्यादा लोगों तक पहुंच सकेगी, तो रवि भाई जो भी हमारे सामने रखते हैं उसका फायदा ज्यादा लोगों को होगा। आपसे हमारी एक ही नम्र विनती है कि आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो। आलस एक ऐसा बड़ा सद्गुण है हमारे सब में कि करेंगे, सब्सक्रिप्शन करने से क्या है, कुछ फीस तो भरनी नहीं है। हाँ, नहीं भरनी है, फीस नहीं भरनी है। हमें आपसे एक पैसा नहीं चाहिए, आपके आशीर्वाद चाहिए, आपका प्रेम चाहिए, आपकी भावनाएं हमारे से जुड़ी रहे वो चाहिए, आपके सजेशंस, आपके सूचन चाहिए, और आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को आपकी चैनल है उसके साथ जोड़ो, ये चाहिए। जहां तक हमारी प्रोडक्ट का सवाल है, तो द रियल डिबेट चैनल जो है वो आपके लिए कोई नई नहीं है। 3 साल से हम आपके सामने आते रहते हैं। हमारे जो पैनलिस्ट है, इनका भी एक स्तर है
जो शायद ही इतने विविधतम स्तर पे इतने एक्सपर्ट पैनलिस्ट आपको नेशनल चैनल्स में भी शायद ही मिले। तो हमारा सौभाग्य रहा है कि लोग हमारे जो रवि भाई है, हमारे एम्बेसडर डॉक्टर केतन शुक्ला हैं, हमारे बीरेन भाई वकील हैं, हमारे प्रोफेसर अमित धोलकिया जी हैं, ऐसे कई लोग हैं जो हमसे जुड़ते हैं, हमें प्रेम करते हैं, हम उनका आदर करते हैं। तो आप अगर रजिस्टर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें, और आपके अन्य मित्रों को भी ज्यादा से ज्यादा जोड़े। हमें हमारा परिवार नियोजन नहीं करना है, परिवार बढ़ाना है। तो बिल्कुल मेरी आपको एक नम्र अपील है, विनती है कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में अगर हमारे साथ जुड़ोगे तो हमें प्रोत्साहन मिलेगा। आपको एक ढेला भी अपनी जेब में से खर्चा नहीं करना है, मगर हमारे उत्साह और हमारा जो एक तरह से देखे तो आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी। तो आप जरूर सब्सक्राइब करें, आपके मित्र वर्ग में भी ज्यादा से ज्यादा लोग सब्सक्राइब करें, इसके लिए हमारी आपसे करबद्ध प्रार्थना है। अब विषय पे आते हैं दोस्तों। 7 तारीख को विश्व प्रलय होने वाला था। 7 तारीख को रात को जब हम सो गए तब शायद अमेरिका का डेडलाइन उसके बाद 12 बजे के बाद 1 बजे खत्म होता था, और अमेरिका ने कहा था कि 7-8 करोड़ लोग तो मारेंगे हम, और ऐसा प्रलय लाएंगे विश्व पे कि याद रखा जाए। और ट्रम्प का जहां तक सवाल है, कहीं ना कहीं ये मॉडल में फिनिशिंग के टाइम पे कोई स्क्रू कहीं ना कहीं फिक्स करने का रह गया है। तो ट्रम्प कुछ भी कर सकता है। तो पूरा विश्व चिंतित था और कई लोग प्रार्थना कर रहे थे। 8 तारीख की सुबह जब हम जागे और बिस्तर छोड़ा, तब जो हमारे सामने था वो पूरा पलट गया था। संकट टल गया था 15 दिन के लिए, तो 15 दिन के लिए। और गुजराती में हमारी कहावत है कि अणी चुक्यो 100 वर्ष जीवे, यानी कि अगर आप वो क्षण अगर आप चूक जाते हैं तो फिर आप 100 साल जीते हैं। शायद ये हो चुका था। पाकिस्तान, चीन, तुर्की वगैरह की मध्यस्थता के चलते हुए अमेरिका और ईरान 15 दिन के लिए युद्ध विराम के बात से सहमत हुए, और अब इस्लामाबाद में जो एक सबसे बड़ा पंचतारक होटल है, उसमें दोनों अमेरिका और ईरान शांति वार्ता के लिए इकट्ठे मिले। अमेरिका के उप प्रमुख जेडी वांस आ रहे हैं। हालांकि मैं खुद उनके लिए कोई ऊंचा अभिप्राय नहीं रखता, वो राइट विंगर है और इनके विचार भी कोई जोड़ने वाले कम है, तोड़ने वाले ज्यादा है। मगर खैर, उनके साथ डेलीगेशन में और भी सदस्य होंगे। ईरान से 2 विशिष्ट व्यक्तित्व जुड़ रहे हैं, जो दिखा रहा है हमें कि कितना महत्व ईरान इस शांति वार्ता को देता है। इनके विदेश मंत्री आरागची बहुत पढ़े लिखे इंसान हैं, और इनके स्पीकर जो एक समय में ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड के मुखिया थे, वो आ रहे हैं, और एक अच्छा खासा शिष्टमंडल भी होगा उनके साथ। तो अमेरिका और ईरान दोनों ये शांति वार्ता के लिए इस्लामाबाद में मिलेंगे। हम आशा करते हैं कि उसमें से कुछ अच्छी चीजें निकल कर आए। हालांकि मैं ये नहीं अपेक्षा करता कि 15 दिन में सब जितने भी मुद्दे हैं सब
का हल ढूंढ लिया जाएगा। ईरान के 10 मुद्दे का कार्यक्रम है, ट्रंप का 15 मुद्दे का कार्यक्रम है, क्या होगा क्या नहीं होगा उसके चर्चा में हम आगे चल के जैसे जो भी जिस तरह के मुद्दे सतह पे आते हैं हम चर्चा करते रहेंगे। मगर चर्चा का शुरू होना और 15 दिन के लिए युद्ध रुकना बहुत बड़ी बात है। पृथ्वी का एक बहुत बड़ा दुश्मन है मेरे ख्याल से, मेरी व्यक्तिगत राय है, जिसका नाम नेतन्याहू है। इसके जितना क्रूर, घिनौना और एक तरह से कहे तो मानव हित का या विश्व मानव के अस्तित्व और हितों दोनों का सबसे बड़ा अगर कोई इनके सामने अगर कोई जो है मुश्किल, तो ये सज्जन है नेतन्याहू। तो उन्होंने लेबनान पे हमले तेज कर दिए थे, बोले थे लेबनान नहीं है संधि वार्ता में। फिर डोनाल्ड ट्रंप ने क्लियर किया कि नहीं, लेबनान भी है, तो अब वो शायद धीमे पड़ेंगे। मगर एक व्यक्ति अगर ऐसा है जो चाहता है कि संधि वार्ता विफल हो, तो ये अत्यंत घिनौना व्यक्तित्व रखने वाला, अत्यंत बुरी सोच रखने वाला, अत्यंत निर्दयी कहा जाए जिसको, वो इजराइल का पंत प्रधान यानी प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू है। प्रश्न आज का ये है कि जैसे ही ये 7 तारीख को रात को हुआ, सुबह में दुनिया भर के शेयर बाजारों में आग लगी थी। यानी वास्तव में आग नहीं लगी थी, मगर इसे बोलते हैं, शब्द प्रयोग ऐसा है। उछलने लगे थे, फुदकने लगे थे, उफान पे थे। हमारे वहां भी यही हाल था। और तब से लेकर आज तक छोटा मोटा उफान आता ही रहा, बढ़ोतरी आती ही रही है। तो हमने सोचा कि न क्यों ये मुद्दा रवि भाई के सामने रखा जाए कि क्या ये 15 दिन का जो युद्ध विराम है उसके आधारित, जो अभी मैं मानता हूं कि जो भी हो रहा है शेयर बाजार में, वो जो करेक्शन आया था उसके सामने रिकवरी हो रही है। मगर क्या होगा, इस सबको जो भी इन्वेस्टर्स है, छोटे मोटे सभी इन्वेस्टर्स, उनके लिए एक चिंता का विषय तो है ही। तो भारतीय अर्थव्यवस्था की तो बात आपके सामने है। रिजर्व बैंक की अभी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मिली थी अप्रैल के प्रथम सप्ताह में, 3, 4, 5 तारीख को। उसने भी कुछ अच्छी बातें नहीं कही है। रेपो रेट जस तस रखा है। विपरीत कुछ असरें होगी ये युद्ध की वजह से, और पेट्रोल और गैस और एनर्जी प्राइसेस की बढ़ोतरी की वजह से, ऐसी बात उन्होंने की है। शायद हो सकता है कि इसकी सीधी असर अर्थव्यवस्था का जो वृद्धि दर है, जो 7% से ज्यादा आंका गया था, उस पर पड़े। वित्त मंत्री ने 53,000 करोड़ रुपए इमरजेंसी फंड मांगा है। ये मुद्दे को मद्देनजर रखते हुए, यानी कि वित्त मंत्री भी मानती है कि पैसे कम पड़ेंगे। तो कुल मिला के अर्थव्यवस्था भी अभी हमारे यहाँ लुढ़की हुई है। और शायद ये 5 राज्यों के इलेक्शन है, इसीलिए खुल के अभी इसकी असल परिस्थिति बाहर नहीं आती। मगर जैसे ही 4 तारीख चली जाती है, जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहीं बोला है कि 4 तारीख के बाद ही असली स्वतंत्रता तो इस देश में देखी जाएगी। कौन सी असली स्वतंत्रता, वो उन्होंने नहीं कहा है। मैं मानता हूँ कि जब प्रधानमंत्री देश का कुछ कहता है तो देश के अच्छाई की बात होगी, देश की भलाई की बात होगी, देश की अर्थव्यवस्था रिकवरी कर जाएगी, वो बात होगी, देश में जो धंधे रोजगार है उसमें बढ़ोतरी होगी, वो बात होगी, देश में नौकरी रोजगार की ताकत बढ़ेगी, वो बात होगी, देश में खुर्दा व्यापारी जो आज मंदी के चक्कर से चल रहे हैं, वो बात होगी,
देश की बैंक जो अरबों खरबों रुपए धनपतियों को लुटा देती है, वो किसान और छोटे व्यापारियों को ज्यादा पैसे देंगे, वो बात होगी। तो कुल मिला के मैं मानता हूं कि प्रधानमंत्री जब कहते हैं कि 4 अप्रैल के बाद हमारे अच्छे दिन आने वाले हैं, आज से 14 साल पहले भी उन्होंने यही कहा था 2014 में कि अच्छे दिन आने वाले हैं। अभी हम अच्छे दिन की तलाश में हैं, अब की बार तो आएंगे। शुभत्व की शक्ति में हमें विश्वास रखना चाहिए। जब किस देश का प्रधानमंत्री कहता है कि अच्छे दिन आने वाले हैं, सब बदलने वाला है, मान के चलो बदलने वाला है। मगर ये प्रधानमंत्री है और ये वित्त और वित्तीय मामलों से जुड़े हुए बातों के एक निष्णात रवि भाई हमारे सामने है। तो रवि भाई मैं सीधा आऊंगा आपके पास। ये युद्ध विराम के बाद 7 तारीख के बाद शेयर बाजार उफान पे चल रहा है, आज भी उफान पे था। तो अभी अभी तो मैं मानता हूं कि आज तक तो, आज मैं सोच रहा था कुछ करेक्शन आए, आज नहीं आया है, मगर लगता था कि आ जाए शायद। तो ये इसके बारे में एक तो आपकी क्या राय है कि जिन लोगों ने पैसे शेयर बाजार में डाले हुए और जिनके 100 के 60 हो गए थे, अब 60 से बढ़ के फिर से 80 हो गए हैं, तो उनको क्या करना चाहिए? दूसरा, शेयर बाजार की चाल कैसी रहेगी? और तीसरा, जिनको नया कोई अमाउंट अगर इनके पास हो, नसीबदार और नसीब वाले हैं कि इनके पास इन्वेस्टेबल सरप्लस है, यानी गुजराती में जिसको बोलते हैं रोकाण लायक फाजल, तो उनके लिए आपकी राय क्या है? मैंने प्रश्न तीनों एक साथ रख दिए, आप एक एक करके इसका विश्लेषण करें। मैं इसमें बीच में टांग नहीं अड़ाने का प्रयत्न करूंगा ताकि दर्शक मित्रों का फ्लो नहीं टूटे और आपको, आप जो बातें कह रहे हैं आपका भी फ्लो कंटिन्यूस रहे और उनकी इसको इंटरप्रेट करके समझने में भी सहूलियत रहे। तो बस इन शब्दों के साथ मैंने मेरा टाइम करीब 17 मिनट जितना खा लिया है। अब पूरा फील्ड आपके हवाले, ओवर टू यू। थैंक यू। बेसिकली आई थिंक मार्केट में जो टाको ट्रेड बोलते हैं, आप राइटली पॉइंट आउट कर रहे थे, उस दिन तो पूरी दुनिया मीन्स के एशियन कंट्रीज पूरे जाग रहे थे कि कब वो आवाज सुनाई दे, मीन्स की वो क्योंकि उसका कहने का ऐसा ही था कि वो पूरी संस्कृति को वाइप आउट कर देंगे। तो वो वाइप आउट के लिए एक ही औजार है, वो सबको पता है, हम नाम नहीं बोलेंगे, नाम बोलना भी डेंजरस है, तो वो तो यूज करने की बात हो रही थी। बट सुबह में 3:30 बजे अर्ली मॉर्निंग जब यूएस के मार्केट क्लोज हुए, तब कुछ ऐसा ब्रह्म ज्ञान हुआ कि वो पूरा मामला चेंज हुआ। और टाको मीन्स कि ट्रम्प ऑलवेज चिकन आउट, कि वो पहले से ही है कि एक्सट्रीमिटी पे ले जाते हैं, अभी ऑब्जेक्टिव कोई भी हो, बट वो एक्सट्रीमिटी में ऑलवेज वो रिवर्स कर देते हैं चीज को। तो पूरा वर्ल्ड शॉर्ट करके सेल करके बैठा था, कोशिश होके बैठा था, और उन्होंने दूसरे दिन एक बड़ा अपसाइड मीन्स के यूएस के मार्केट में पर्टिकुलर डाउ जोन्स 1300 पॉइंट ऊपर था, और हमारा मार्केट पे निफ्टी भी मीन्स के काफी टाइम के बाद 700 to 800 पॉइंट मार्केट अप रहा, एंड वो काफी रिकॉर्ड बने उस दिन, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी कॉशियस थे और ऐसा कुछ आया नहीं। अभी 15 दिन का जो सीज फायर था, उसमें मार्केट ने ऐसा माना कि मीन्स के जैसे इंडिया पाक वॉर में जैसे सीज फायर हुआ पहले, और उसके बाद मीन्स के कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आई कि लाइक दोनों ने एक दूसरे पे हमले बंद किए, ऐसे ही ग्लोबल मान रहा था कि भाई ऐसे ही आगे भी काफी वॉर में ऐसा हुआ था। जिस हिसाब से मार्केट को ऐसा थोड़ा हुआ कि अभी बातचीत तो करेंगे एटलीस्ट, बट दूसरे तीसरे दिन भी ये हमले चालू रहे, और डेंजरस था इजराइल ने जो मीन्स के लेबनान पे अटैक किया। अभी तक ये साइड लोग जो भी थे वो भी इस साइड आ गए। पहले क्या था कि ज्यादातर सपोर्ट यूएस एंड इजराइल को था जब ये वॉर चालू हुआ, बट उन्होंने वॉर चालू किया एक गर्ल स्कूल पे बड़ा हमला करके। तो खुद ईरान जो काफी लोग 50-50% थे, काफी लोग अगेंस्ट में वहां पे आंदोलन कर रहे थे, वो भी इस साइड आ गए, ईरान के साइड चले गए। उसके बाद ये दूसरी गलती लेबनान वाली की, उसमें भी रेसिडेंशियल उसमें काफी लोग मरे, सही आंकड़ा नहीं दिखा रही मीडिया,
काफी लोग मरे, जिस हिसाब से हमला हुआ डेंजरस था वो। तो आई थिंक फिर भी मीन्स की बाद में यूएस प्रेसिडेंट को कॉल करना पड़ा कि एटलीस्ट 2 दिन तो शांति रखो, जब तक ये वॉर अगर टॉक नहीं होती तो हम भी आपके साथ जुड़ेंगे, क्योंकि हमारा भी वही काम है अगले 3 साल। तो अभी क्या है कि वो टॉक पे आए, एंड बीच में कितनी बार मीन्स के एक दूसरे पे हमले चालू रहे, गल्फ के काफी कंट्रीज के ऊपर हमले चालू रहे, हालांकि वो सही नहीं हो पा रहा था कि कर कौन रहा। मीन्स के ईरान बोले हमने नहीं किया, तो इजराइल तो वो गल्फ साइड है, अभी ऐसा मानते लोग, तो कौन कर रहा था वो नहीं पता था, बट ड्रोन आ रहे थे, मीन्स के इंटरसेप्ट हो रही थी मिसाइल। तो इस हिसाब से काफी अभी भी कंफ्यूजन वाला माहौल था कल रात तक। जैसे आपने बोला आज मार्केट का एक्सपेक्टेशंस था फ्राइडे को कि मार्केट गिरेगा, पर मार्केट गिरा नहीं। उसका बेसिक रीजन क्या था कि मार्केट वो समझ चुका था कि अभी जो मामला है, अभी जो सिचुएशन है, वो थोड़ी यहाँ पे नॉर्मल होना चालू हो गई, और थोड़ी एक्सपेक्टेशंस थी और क्रूड के प्राइस नीचे आ गए, तो इस हिसाब से प्राइसेस काफी बढ़े। हालांकि हमने लास्ट टू लास्ट वीक हमने इंडिकेट किया था कि बहुत बड़ी तेजी की हम उम्मीद नहीं कर रहे, पर जैसे मार्च खत्म होगा, मार्च के डेडलाइन हम 2 महीने से दे रहे हैं कि जैसे मार्च खत्म होगा अप्रैल में रिलीफ मिलेगा। ये रिलीफ है, ऐसा नहीं कि यहाँ से निफ्टी ऑल टाइम हाई पे जाएगा या, बट एक मार्केट में जो ऑल मींस के नेगेटिविटी थी, बहुत बड़ी एक साइड की करेक्शन थी, वो करेक्शन रुके है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है कि जो एफआईएस का बड़ा सेलिंग का फ्लो आ रहा था यहाँ के मार्केट में, वो सेलिंग कम हुआ। जो 9,000 करोड़ 8,000 करोड़ पर डे एफआईएस बेच रहे थे, वो बेचना एफआईएस का कम होके 1,000-2,000 करोड़, और फ्राइडे के सेशन में काफी दिनों के बाद फर्स्ट टाइम एफआई ने बाय भी किया कैश मार्केट में। तो इस हिसाब से मार्केट को थोड़ा रिलीफ हुआ, क्योंकि क्रूड की वजह से करेंसी हमारी डेप्रिशिएट हो रही थी, और इस हिसाब से एफआई यहाँ से एग्जिट हो रहे थे। तो ये सारा जो मामला है वो बिटवीन क्रूड एंड इमर्जिंग बास्केट मीन्स के इसके विपरीत था। हालांकि मीन्स के जैसे हमने काफी बार कोरिया, सिंगापुर, हांगकांग, ताइवान, ये मार्केट की बात की है, हम तो चले, बट हमारे से कई ज्यादा अच्छे वो चले, और वो इतने गिरे नहीं थे, और वो साल में 130% प्लस है, फिर भी वो अपने पुराने लेवल पे आ गए। हमारा पुराना लेवल काफी दूर है अभी, तो एक डिस्टर्बेंस है। सेकंड, कि 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक कंपनियों ने प्री क्वार्टर नंबर देना चालू किया। ऐसा नहीं हुआ कि मींस के चलो मार्केट को वॉर का ही एक रिलीफ मिला तो ये शॉर्ट कवरिंग आया। जो 60 वाला 80 आप बोल रहे थे, वो 60 वाला 80 हिसाब से हुआ क्योंकि लास्ट क्वार्टर के जो 15 दिन थे, लास्ट 15 डेज, वो थोड़े डेंजरस थे। पर फिर भी कंपनियों ने जो प्री क्वार्टर सेल्स नंबर दिए या बैंकों ने जो प्री क्वार्टर नंबर दिए, वो मार्केट के एक्सपेक्टेशन से थोड़े अच्छे आए। तो मार्केट को था कि चलो ये तो निकल गया, अगर इसमें कुछ सीज फायर जैसी बात हुई और वो परमानेंट हुआ तो एक रिलीफ वो रहेगा, क्योंकि 15-20 दिन की अर्निंग घट होगी। हालांकि मार्केट ने काफी बड़ा एक्सपेक्टेशन से ये कट ले लिया। अभी क्या है कि वो पूरा जो सैटरडे मंथ की टॉक होगी, सैटरडे इवनिंग तक होगी या संडे एक्सटेंड होगी, अभी वो काफी इंपॉर्टेंट है कि उसका क्या रिजल्ट आता है। अगर रिजल्ट में ऐसा आता है कि ये ट्रेड टॉक मींस की ये वॉर टॉक चालू रहेगी, उसका कोई ज्यादा वो मींस के एक दूसरे पे हमले नहीं करेंगे, तो वो थोड़ा न्यूट्रल होगा। अगर वॉर रुक गया और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस चालू हो गया, तो मार्केट यहाँ से और तेजी एक्सटेंड करेगा। और कुछ समाधान नहीं हुआ और एक दूसरे अपने अपने कंट्री में चले गए, जैसे लास्ट टाइम तो आए भी नहीं थे, इस टाइम एक पॉजिटिव है कि आ तो गए, क्योंकि लास्ट टाइम अमेरिका की टीम पहुंच गई थी इस्लामाबाद, ईरान की टीम नहीं पहुंची। इस टाइम लग रहा है कि दोनों टीम पहुंचेगी, क्योंकि एक्सट्रीमिटी के ऊपर अभी पूरा मामला गया था। तो लेबनान वाला भी थोड़ा इश्यू सोल्व हुआ, अदरवाइज ईरान नहीं आना था, बट मींस के यूएस प्रेसिडेंट ने फोन किया, उसके बाद लेबनान पे अटैक कम हुए, बंद हुए, तो इस हिसाब से वो ईरान आ रहा है। अगर ये मुझे ज्यादा जो लग रहा है वो बीच वाला लग रहा है कि कुछ ऐसा नहीं आएगा कि कल से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस ओपन होगा, कल से हम चलो बाय बाय, ऐसा कुछ नहीं आएगा। ऐसा आएगा कि ये जो वॉर के टॉक है वो रिज्यूम कर रहे हैं वो, और आगे भी एक्सटेंड करेंगे, क्योंकि जो 10 पॉइंट ईरान के और 15 पॉइंट यूएस के हैं वो थोड़े क्रिटिकल पॉइंट्स है। अगर आप पूरा रीड करो, पूरी कंडीशंस देखो और दोनों का नेचर देखो, तो शायद लग रहा है कि इतना जल्दी एक्सेप्ट नहीं होगा। सेकंड, कि वॉर चालू किस वजह से हुआ था? ये वॉर का रूट था इजराइल, क्योंकि इजराइल एंड ईरान के बिटवीन का वॉर था ये। यूएस तो बीच में आया, तो यूएस बीच में आया, अभी वॉर के जो टॉक चल रहा है मीन्स के वो वॉर बंद करने के, उसमें इजराइल तो है ही नहीं, मीन्स के जो रूट कॉज है वो ये वार्ता में शामिल ही नहीं है। तो
तो परमानेंट सॉल्यूशन कैसे आएगा? मुझे लग रहा है कि दूसरा एक प्रोबेबिलिटी जो पहली प्रोबेबिलिटी के एग्जैक्ट साथ में है, अगर अलग नहीं है, दूसरा प्रोबेबिलिटी है कि यूएस ये वॉर से वॉकआउट कर देगा और उसको काफी मींस की ऐसा अभी नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। ये आपकी जो व्यथा है वो बिल्कुल सही है, मगर आप दर्शक मित्रों को मैं ये कहना चाहूंगा कि 1 करोड़ से कम तादाद है पॉपुलेशन की इजराइल की, जो हमारे दिल्ली से छोटा है, बंबई से छोटा है। और इजराइल जिस दिन अमेरिका इसको आर्म सप्लाई और एड्स बंद कर दे, उस दिन अपाहिज बन जाता है, उसका अस्तित्व तो नहीं रहेगा। तो इजराइल के साथ चर्चा करने का कोई मतलब ही नहीं था जब तक अमेरिका नहीं मानता। तो अगर अमेरिका मानेगा तो इजराइल को अमेरिका के साथ जाना है। और नेतन्याहू के लिए वॉर चालू रखने का एक इंटरेस्ट ये है दर्शक मित्रों कि ये क्रिमिनल आदमी है, इस पे करप्शन से लेकर और कई आक्षेप वहां की जो कोर्ट है उसने मान्य रखे हैं। अगर वो ये वॉर चल रहा है इसीलिए बाहर है, नहीं तो जेल में जाएगा। तो नेतन्याहू के लिए एक वेस्टेड इंटरेस्ट है कि लड़ाई चालू रहे ताकि उसे जेल नहीं जाना पड़े, और उसके बाद फिर वो नया इलेक्शन आए, फिर से वो कुछ जगलरी करके फिर से वापस आ जाए। ये होना नहीं है, मगर ये इसकी जो विकेड थिंकिंग जो बोलते हैं ना, जो विकृत मानस जिसका होता है वो विकृत चीजें सोचता है। मगर रवि भाई को मैं सप्लीमेंट करना चाहूंगा कि ये जो इसका बल है वो ये राक्षस का बल या जीव तोते में है, और तोता अमेरिका है। तो अमेरिका जब तक सहमत नहीं हो जाता तब तक कुछ नहीं होना है। और 15 दिन में रवि भाई की बात से मैं 100% सहमत हूं कि 15 दिन में कोई इसका पूरा हल नहीं आने वाला। न तो 10 मुद्दे ईरान के सुलझने वाले हैं, न 15 मुद्दे अमेरिका के सुलझने वाले। मगर एक ऐसा माहौल बने कि ये वार्ता फिर आगे चले, 2 महीने चले, 3 महीने चले, मगर एक आशास्पद रास्ते पे आगे बढ़े, तो मैं मानता हूं कि एक सबसे बड़ी रवि भाई सबसे बड़ी अचीवमेंट वो होगी। और अगर वो होता है तो मैं मानता हूं दुनिया भर के शेयर बाजारों के लिए एक कंफर्ट जोन खड़ा हुआ है, ये कहना मुश्किल नहीं होगा। वो होगा या नहीं उसकी शुरुआत अभी हो रही है। इस बीच पाकिस्तान ने भी इजराइल को डांटा है। पाकिस्तान के जो विदेश मंत्री है उनका जो स्टेटमेंट आया है इजराइल के लिए, वो भी पाकिस्तान ने बिल्कुल कड़क शब्दों में उनको वार्निंग दी है। और राजनीतिक कद का जहां तक सवाल है, हम मार खा गए, मात भी खा गए। ट्रंप की जब शपथ हुई थी तब हम इंतजार करते करते कितने मात खा गए थे, और अभी हम इजराइल में थे, दूसरे दिन वॉर शुरू हो गया, हमें पता नहीं था। तो विदेश नीति के मोर्चे पे भारत बहुत बुरी तरह पिट गया है, ये कहने में कोई भी निष्णात जो है, कोई भी इस चीज को, परिस्थिति को जानने वाला है, उसके दिल में कोई शक नहीं रहेगा। तो रवि भाई ये मान के चलो कि 15 दिन में एक आसार कैसा बनता है वो देखेंगे। आप तो हर वीक हमारे दर्शक मित्रों को मार्गदर्शन देते हैं, और उसके बाद की चीजें बाद में देखेंगे। अभी क्या करना चाहिए? अभी आज सैटरडे मार्केट कल बंद है, कल सैटरडे से संडे बंद है, मंडे मार्केट खुलेगा। तो मैं अगर इन्वेस्टर हूं जिसके पैसे शेयर बाजार में नीचे जा रहे हैं, अब एक जो लेवल था वहां आ रहे, करीब करीब जहां था वहां आ रहे, तो मुझे क्या करना चाहिए? इंतजार करना चाहिए? शुड आई बी ए लॉन्ग टर्म वेटर, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर एंड हैव ए फेथ कि अर्थव्यवस्था में सुधार आएगा और हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो इन्वेस्टमेंट जस का तस रख के 2 साल राह देखने की, 2 साल इंतजार करने की तैयारी रखनी चाहिए? क्या करना चाहिए? फिर नए इन्वेस्टर की बात करेंगे हम। जब से मीन्स के जो मैं पॉइंट कर रहा था, मैं वही बोल रहा था कि इजराइल नहीं हटेगा। मीन्स के मेरा नेक्स्ट वही था कि इजराइल में दूसरा क्या है कि उसके ऑपोजिशन जो लीडर है उन्होंने भी कमेंट दिया था कि मीन्स जब भी ये वॉर खत्म होगा, कि लाइक ऐसी सिचुएशन खड़ी होगी
तो दे विल कॉल इलेक्शन। तो अगर इलेक्शन आया तो बहुत कम प्रोबेबिलिटी है कि अभी वो वहां पे इलेक्शन जीते। तो इस हिसाब से फिर से उन्होंने लेबनान पे अटैक किया। तो आई थिंक ये जब तक वॉर रहेगा तब तक वो जिंदा है एज अ पॉलिटिकल पार्टी। जब वॉर खत्म होगा तो वो एज अ पॉलिटिकल कैरियर वहां पे खत्म है। तो इस हिसाब से मुझे लग रहा है कि वो इजराइल तो ये पीछे हटने वाला नहीं है, कुछ ना कुछ वो चालू रखेगा। बट इससे थोड़ा बातचीत का जो माहौल है मीन्स के शायद ये बन सकता है कि आगे हम टॉक चालू रखेंगे, एक अच्छे फेथ में हम अभी बात कर रहे हैं, कुछ समाधान या कुछ मीन्स के सॉल्यूशन या मंडे से स्ट्रेट ऑफ फॉर्मस ऐसा नहीं है। अभी अभी रिसेंट फ्राइडे इवनिंग वहां पे जो वॉर सेक्रेटरी उन्होंने बोला था कि 2 महीने मिनिमम, अगर आज भी एग्रीमेंट हुआ तो भी स्ट्रेट ऑफ फॉर्मस को 2 महीने लगेंगे। अभी यूएस का ऑब्जेक्टिव वैसे मार्केट को पता ही था, सबको पता था कि यूएस का ऑब्जेक्टिव क्या है। एक तो क्रूड था, इसराइल को बचाना था, और तीसरा जो मेजर था वो था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस, कि उसको वहां पे टोल कलेक्शन स्टार्ट करना था। तो उन्होंने वो भी प्रस्ताव रखा कि हम दोनों मिलकर साथ में करते, 1 मिलियन आप ले लेना, 1 मिलियन हम ले लेंगे। तो $2 मिलियन की फीस उन्होंने प्रपोज की, बट ईरान को 2 मिलियन पूरे चाहिए उसको। वो क्योंकि अपने कंट्री पे क्यों वो फी दे दूसरे को। बिल्कुल मीन्स के हमारे वेल्थ मैनेजमेंट में वही होता है कि अगर मेरा क्लाइंट मेरे पास पीएमएस कर रहा है, पोर्टफोलियो करवा रहा है, और मेरी 2% फी है, तो मैं तीसरी पार्टी को क्यों 1% दूं। मैनेज में कर रहा हूँ, पैसे दूसरे के हो, तो तीसरी पार्टी क्यों 1% मेरी फी ले जाए। तो मैं तो कस्टमर को पास ऑन कर दूं। इससे बेटर है कि मैं कस्टमर के लिए 1% कम रखूं। तो ईरान को बेनिफिट है कि वो 1% ही रखे फी, $1 मिलियन ही रखे, और मीन्स के क्रूड सप्लाई होता रहे। अगर $1 मिलियन या $2 मिलियन जो फीस प्रपोज की जा रही है, उससे $4 to $5 का वैसे भी हमें कॉस्ट बढ़ने वाला है इंपोर्ट का। साथ में यूएस की कंपनी इंश्योरेंस बेच रही है। एक जो इंश्योरेंस मीन्स के स्टेट ऑफ हॉर्मस क्रॉस करना है, $40 मिलियन तक चार्जेस है। तो उसकी कंपनियां तो अच्छा फायदा ले रहे, क्योंकि वहां पे वैसे पास नहीं हो रहे पड़े, और वो भी मीन्स के पैसा आ गया 40 मिलियन अप फ्रंट। तो इस हिसाब से वो भी खुश है कि उसको तो खामा वहां पे जो सिर्फ खड़े रहने के पैसे मिल रहे हैं, वो पास भी नहीं हो रहे। तो बेसिकली जब तक ये पास नहीं होगा तो उसकी इंश्योरेंस कंपनी को हेवी लॉस आएगा। तो अभी यूएस के पीछे भी ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस ओपन करके वहां पे जो भी शिप खड़े हैं, जिसने यूएस के इंश्योरेंस कंपनी के पास से इंश्योरेंस लिया है, उसको निकालना बहुत जरूरी है। नहीं तो वो कंपनी पे बहुत बड़ा रिस्क होगा, क्योंकि काफी शिप पुरानी है। पुरानी शिप में जो भी गैस शिप है, उससे गैस अभी लीकेज होना स्टार्ट हुआ है। मीन्स की वहां पे मीन्स की इतने टाइम हम रख नहीं सकते ओपन में। तो इस हिसाब से काफी चीजें हो रही है, जिससे यूएस को खुद प्रेशर है कि वो ये वॉर समाप्त करे। नवंबर में इलेक्शन भी उसको लड़ना है, उसके 6 महीने पहले मीन्स के वहां पे प्रिपरेशन चालू हो जाती है, और वो हो चुकी है। तो अभी उसको सर्वे में तो पता है, मीन्स के काफी सर्वे आ रहे हैं कि काफी पिछड़ गई ये पार्टी। तो इस हिसाब से उसको भी इससे जल्दी निकलना है, ये मेरा कहना था। अगर ऐसा होता है जो हमने ये कंडीशन की बात की, तो मुझे लग रहा है 2 तारीख को जो निफ्टी ने लो बनाया था, वो अभी का बॉटम बन चुका है। एंड हमें मतलब है क्रूड से, हमें मतलब ये वॉर से इतना ज्यादा नहीं था। हमें क्यों मतलब हुआ, क्योंकि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस बंद किया गया, और पहले ये वॉर हुआ था जून में, तो हमें इतना ज्यादा कोई डर नहीं लगा था। बट इस टाइम डर लगने का रीजन ये है कि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस है वो ओपन हो। हालांकि हमारे लिए क्लोज नहीं है, उसने ईरान ने काफी टाइम बोला कि हम सिर्फ इजराइल एंड यूएस के शिप्स को ही क्लोज कर रहे हैं, हमें दूसरे किसी के साथ इतने दुश्मन नहीं है, सिर्फ हमको बता के जाओ। क्योंकि उसने काफी माइंस बिछा है, तो वो अगर उसकी आर्मी के साथ कंट्रोल के साथ वो बाहर जाता है तो अच्छा है। बट ये लेबनान का हमला हुआ, इसके बाद उसने फिर से क्लोज किया, क्योंकि एक बार आप बात चल रही है, एक बार सहमति हो चुकी है, एक बार हम मान भी गए कि आपके साथ बैठेंगे, और फिर से आप वही कर रहे हो, तो डेफिनेटली कोई भी नहीं मानेगा। और वो तो उसकी प्रॉपर्टी है, तो उसका वो यूज करेगा। तो इस हिसाब से मुझे लग रहा है कि आप ये सोच रहे हो कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस रियल में ओपन हो जाएगा, कोई चार्ज नहीं लगेगा, वो भी गलत है। ये जो 40 मिलियन है जो मैंने बोला कॉस्ट इंश्योरेंस की, मैक्सिमम में 30 to 20 आएगी, उससे नीचे नहीं आएगी, जो पुरानी फीस से डबल है। फिर भी वापस वो ये हमें मींस के ये पे करना है उसका फ्रेट। और ये अकेला नहीं है, आगे जाके हर जहां पे स्ट्रेट है वो लोग एक अभी कांड करेंगे। सबको पता है कि ये तो यूएस या ईरान अभी वसूली कर रहा है, तो हम भी चालू करें, हमारी भी इकोनॉमी को सपोर्ट होगा। तो मींस के आप नोट कर लो, 3-4 साल, जब 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, सारे पे यूएस का कंट्रोल होगा, और सारे में वो पार्टनरशिप होगी ये कलेक्शन की। तो बेसिकली जो टॉप 4 to 5 स्टेट्स है, उसमें 80% क्रूड सप्लाई होता है। तो अभी क्या है कि टैरिफ से बात नहीं बनी, तो ये
स्ट्रेट से बात बनेगी, ऐसा लग रहा है कि उससे वो लोग छोटी कंट्री से, जो कंट्रीज वहां से इंपोर्ट करते हैं, उसको प्रेशर देंगे कि अगर आपने ये नहीं किया तो मैं ये बंद कर दूंगा, आपने नहीं किया तो मैं बंद कर दूंगा। तो दूसरा धमकी वाला एक स्ट्रेट है वो ओपन हो रहा है। तो वो हमारे लिए बहुत बड़े लॉन्ग टर्म पॉजिटिव कोई भी इमर्जिंग के लिए नहीं है। बट ये जो इलेक्शन का रिजल्ट है, जैसे हमें सुप्रीम कोर्ट की सब वेट कर रहे थे और किसी ने यूएस के साथ वैसे ऑफिशियली ट्रेड डील साइन की ही नहीं, 2-3 कंट्रीज ने कर दी जल्दी जल्दी में, बट बाकी सारे कंट्रीज ने सहमति ली थी बट साइन बैन कुछ नहीं किया था, इंक्लूडिंग इंडिया, हमने कुछ नहीं किया। तो इस हिसाब से लोग वेट कर रहे थे कि एक बार सुप्रीम का डिसीजन आ जाए तो हम कुछ उसमें आगे बढ़े, और सुप्रीम ने वहां की गवर्नमेंट की एक्सपेक्टेशन से जल्दी डिसीजन दे दिया। तो यूएस को वापस पीछे जाना पड़ा, एक स्टेप पीछे लिया उन्होंने, और वापस 150 दिन कंप्लीट होने के पहले जैसे वॉर वाला सिचुएशन खत्म होगा, आपको टैरिफ वाला एक नया इमर्जिंग सिचुएशन चालू करेंगे वो, और वो जब तक रहेंगे एज अ प्रेसिडेंट तब तक ये मार्केट को इम्पीच खुद करते रहेंगे। तो ये इम्पीचमेंट होगी। तो आपको ये इम्पीचमेंट पे हमें जितना इम्पैक्ट आना था, अगर ये यहाँ से फिर से मैं क्या करूं, अभी बेचूं या रखूं? नहीं, वहीं आ रहा हूं कि आप बेचो मत, आपका जो भी इन्वेस्टमेंट है वो रखो। मैंने पहले भी बोला कि 2 अप्रैल को जो लोग बना है वो मार्केट का बॉटम बन चुका है, ऐसा मुझे लग रहा है। एंड मींस के रिजल्ट कंपेरेटिव अच्छा आ रहा है, ईपीएस इंप्रूव हो रहे हैं, ये अर्निंग सीजन खत्म होगी ये क्वार्टर की, उसके बाद हमारा जो फॉरवर्ड वैल्यूएशन है, जो निफ्टी का हम ऑलवेज 2 साल के बाद का वैल्यूएशन गिन के इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो फॉरवर्ड पी जो हमारा है वैल्यूएशन है वो हमारे और सस्ते हो गए, और ये सस्ते होने से मार्केट को ये जो फियर है वो फियर निकल जाएगी। तो 90 के अभी मुझे लग रहा है कि 80 इज अ न्यू नॉर्मल लेवल फॉर क्रूड, बिलो 80 यू कैन नॉट एक्सपेक्ट एट ऑल। तो 80 से 90 क्रूड इज अ कंफर्ट, न्यू कंफर्ट फॉर अस, और वो इतना हमने डिस्काउंट करा है। और ज्यादा से ज्यादा जाए तो 100 तक जा सकता है, इससे ज्यादा नहीं जाएगा। हाँ, इससे ज्यादा खुद वो नहीं जाने देंगे, क्योंकि अभी खुद यूएस में ऑल्टरनेट रूट्स भी डेवलप हो रहे हैं ना, रशिया से लेकर और रूट्स, जैसे गैस का, रशिया हैज ऑफर्ड इंडिया टू सप्लाई गैस आल्सो नाउ। सो ये कहीं ना कहीं विपत्ति जो आती है, आपत्ति के साथ ही अवसर भी आता है, तो ये लंबी टिकती नहीं, ये ट्रम्प भी जानता है। और हमने तो फरवरी मार्च से डेट भी बोल दी थी कि 1 अप्रैल, हम तो आपत्ति में ही जीते हैं। हाँ, 2 अप्रैल ही बॉटम बन गया, और वो बॉटम से मार्केट अच्छा खींच गया। नए इन्वेस्टर के लिए क्या करना है, ये तो मैंने बोला, जिसका इन्वेस्टमेंट 60 से 80 हुआ है, रुको, आपका 100 होगा। 100 पे अगर आप रिस्क लेना नहीं चाहते, आपके पास 1 साल से कम वक्त है, तो निकल जाए 100 पे। अभी और चांसेस है कि 20% तक का स्टॉक रैली करेंगे, जैसे अर्निंग आएगी, रिजल्ट आएगी, आपके स्टॉक को बूस्ट मिलेगा। बट अगर आप नए इन्वेस्टर हो, आपको नया इन्वेस्ट करना है, आपने कुछ इन्वेस्ट नहीं किया ये वॉर, ये न्यूसेंस की वजह से, आप अभी टोटल जो रुपीस है, टोटल आपके पास 100 रुपए है, 50 रुपए अभी इन्वेस्ट कर दो इक्विटीज में। बाकी गोल्ड सिल्वर अभी मत करो, क्योंकि हमने जो शो किया था उसके बाद गोल्ड सिल्वर ने बहुत बड़ी रैली दी। मींस के सिल्वर ऑलमोस्ट हमारे लास्ट शो के बाद 22-23% चला, एंड गोल्ड में भी 15-20% की रैली आई। तो अभी गोल्ड सिल्वर अवॉइड करो और बॉन्ड मार्केट में जाओ। अगर बॉन्ड मार्केट में आपने इन्वेस्ट किया और अगर ये वॉर भी चालू रहा, तो बॉन्ड के प्राइसेस एंड बॉन्ड मार्केट आपके जो लॉस है वो कंपनसेट कर सकता है। तो बेसिकली मेरा मानना है कि अभी नए इन्वेस्टर को 50-50% रखना है, 50% बॉन्ड में जाना है, 50% उसको इन्वेस्टेड रहना है, और पुराने इन्वेस्टर है वो रुक सकते हैं। यहाँ पे कोई मींस की जो अभी 2 अप्रैल का लो है वो जब तक ब्रेक ना हो, और मेरा ये फंडामेंटल पे, और ऑलवेज मींस की मैं कुछ फॉरवर्ड लुकिंग चीजें बोल के ही बोलता हूँ कि ऑलवेज वो बॉटम बन चुका है, ऐसा अभी माइंड में रखे। एंड 100 आए तो आपको, अगर 1 साल से कम वक्त है तो आपको एक बार एग्जिट करना है, अदरवाइज 100 तक तो लॉस बुक ना करें, आप अपना इन्वेस्टमेंट का जो पैसा है वो निकाल सकते जी। और ये बात तो आप बिल्कुल स्पष्टता से कह रहे हैं कि सोना और चांदी से अभी दूर रहो। यस, क्योंकि बढ़ बहुत गए, मींस के हमने लास्ट शो में सबको बोला था कि गोल्ड सिल्वर लेना चाहिए, 15-20% की तेजी लग रही है। उसके बाद तो काफी बढ़ गए। हाँ, उसके बाद अच्छा बढ़ा है। तो अभी क्या होगा कि अगर कुछ पॉजिटिव आया ना, तो ऑल इन्वेस्टमेंट विल गो टू इक्विटीज। अगर कुछ इसमें से बात चली है सब, अगर नेगेटिव आया तो गोल्ड सिल्वर एंड इक्विटी तीनों पिटेंगे, और ऑल इन्वेस्टमेंट विल गो टू बॉन्ड मार्केट। तो इस हिसाब से हम नए इन्वेस्टर को बोला है 50-50, क्योंकि दोनों साइड की प्रोबेबिलिटी है। 50% फिक्स्ड इनकम बॉन्ड में जाओ और 50% आप स्टॉक्स में रखो।
यस, और लार्ज कैप ज्यादा बाय करो, क्योंकि लार्ज कैप है वो अभी भी अंडर वैल्यूड है और रिस्क भी कम है कंपैरेटिव वोलेटिलिटी का। तो मुझे लग रहा है कि लार्ज कैप के वैल्यूएशन है ये 2021 जो फॉरवर्ड वैल्यूएशन आप गिने तो 2021 कोरोना के बाद जो हम तेजी देखी वो लेवल पे आ चुके। यानी अगर लार्ज कैप में अच्छे शेयर्स है, कंपनी अच्छी है, मैनेजमेंट अच्छा है, वॉल्यूम टर्नओवर अच्छा है और रिटर्न ठीक देते हैं, तो आप 2-3 साल के लिए पैसा रोकना चाहते हैं तो वो अच्छा रहेगा। जी, 1 साल के लिए अगर आपको पैसा रोकना है तो वो उतना आपको आकर्षक शायद ही रह सकता है। हाँ, उसमें आपको ट्रेडर बनना पड़ेगा। 1 साल के लिए आप अगर इन्वेस्ट किया और 50-50 लगाया तो फॉर एग्जांपल यहाँ से कुछ दोनों साइड देखे कि यहाँ से फॉर एग्जांपल 24,000 से निफ्टी आएगी 22,000, तो आप जो भी बॉन्ड में पैसा लगाया वो सारा पैसा निकाल के इक्विटी में आ जाओ। और अगर ये आ गया 27,000 ऑल टाइम हाई तो इक्विटी वाला वापस बॉन्ड में डाल दो। तो आपको एक बार जी, बीच में ट्रेड लेना पड़ेगा अगर आपको 1 साल का इन्वेस्टमेंट करना है, और अगर आपको ट्रेड नहीं लेना है तो आपको 2 साल का माइंड में रख के ही एंट्री करनी है। एक सजेशन और भी है दर्शक मित्रों, और हर शनिवार को रवि भाई को सुनते रहो। ये जो जो फोरकास्ट है वो उतने डायनेमिक होने वाले हैं क्योंकि विश्व की जो जियोपॉलिटिकल कंडीशंस है वो बहुत अभी फ्लूइड है, काफी तरल है। तो अभी ये जो कहा रवि भाई ने, वो आने वाले 1 हफ्ते के लिए आप उसको समझ के चलो। फिर से हम आगे की बात फिर से चर्चा करेंगे और उसके मुताबिक आप अगर डिसीजन लेते रहे तो शायद ही कोई तकलीफ का या हमें पछताना पड़े, ऐसा मौका शायद ही आएगा। तो आज हम रवि भाई यहाँ रुके। हम अगर समराइज ठीक से कर ले तो जो लोग इन्वेस्टेड हैं यानी कि जो पैसे डाल के बैठे हैं उनको अभी 20% अपने स्क्रिप्ट्स की कीमत बढ़े तब तक इंतजार करके फिर अपना प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। जो नए हैं उनको 50% इक्विटी और 50% बॉन्ड्स या स्टॉक्स में सॉरी बॉन्ड्स या फिक्स्ड रिटर्न इंस्ट्रूमेंट्स में रोकना चाहिए। तीसरा, गोल्ड और सिल्वर को अभी मत छुओ। और चौथा, अभी ये 2 अप्रैल को जो आया वो उसने बटन पकड़ लिया है, तो इसको समझ के चलो कि आगे अगर कुछ आसमानी सुल्तानी नहीं हुई तो फिर अच्छा ही होगा। मगर ये 6 महीने कैसे जाते हैं, ये शांति वार्ता किस तरह से आगे बढ़ती है, क्या परिणाम आते हैं, उसके ऊपर इसका आधार रहेगा। तो मैं मानता हूँ कि रवि भाई आज के लिए हम यहाँ रुके और अगले शनिवार को फिर से वी विल रिविजिट दिस इश्यूज। तब तक इस्लामाबाद में भी क्या होता है, इजराइल की रुख क्या रहती है, जेडी वैंस भी एक अनगाइडेड मिसाइल जैसा है, तो वो क्या पराक्रम दिखाते हैं। ईरान का डेलीगेशन है, कंपैरेटिवली इट इज हेडेड बाय वेरी सीनियर एंड वेरी मैच्योर लोग हैं। दोनों आरागची और इनके जो स्पीकर हैं दोनों मैच्योर और सीनियर है। और दोस्तों एक बात कह के बात पूरी करता हूँ, अमेरिका में 40% अनएम्प्लॉयमेंट है। ईरान में 40% से ज्यादा विमेन, दे आर साइंटिस्ट, पीएचडीज, इंजीनियर्स और हाईली एजुकेटेड। 90% से ज्यादा वहां शिक्षा का स्तर है। तो अगर आप ये ख्याल में रहते हैं कि ये इस्लामिक कंट्री है, मुस्लिम देश है, तो वो हिजाब और बुरखे उसमें ही उलझे हुए रहते हो, ऐसा नहीं। ये वन ऑफ द मोस्ट एनलाइटन कंट्री है और वैसे भी 5,000 साल के करीब पुराना सिविलाइजेशन है। और पढ़ाई लिखाई तो वहाँ जिस ढंग से होती है, जिस तरह से होती है, मानता हूँ कि आज ईरान, जहाँ तक शिक्षा का सवाल है, दुनिया के टॉप 10% कंट्रीज अगर हम ले तो उसमें उसका स्थान होगा। तो ये आपको जरा थोड़ी स्पष्टता मैंने सोचा कि कर दे, शायद उसमें आपको रस पड़े। तो
बस इसके साथ ही हम इस चर्चा को समापन की ओर ले जाते हैं। फिर से एक बार, आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए। अब आपके और स्टेट में भी जो दोस्त लोग वगैरह है, इनको कृपया बोलिए कि हमारे साथ जुड़े। आप भी जुड़िए, औरों को भी जुड़िए, और ऐसे ही मिलके हम चलेंगे तो मुझे लगता है कि एक दिन हम भी 10 लाख 15 लाख सब्सक्राइबर्स की बात कर रहे होंगे, तो क्या कर रहे होंगे। हालांकि हम क्वांटिटी में बिलीव नहीं करते हैं, क्वालिटी में ज्यादा बिलीव करते हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि द रियल डिबेट चैनल की जो पैनलिस्ट है, जिनकी एक्सपर्ट टीम है, हमें फख्र है कि वो अपने अपने क्षेत्र के माहिर लोग हैं। एक न सिर्फ भारत का, न सिर्फ गुजरात का, मगर पूरे विश्व का नजरिया उनके सामने रहता है, और हम आपको बेस्ट जो है सलाह मिले उसके लिए हमेशा प्रयत्नशील। जुड़ते रहिए हमारे साथ, और आज्ञा दीजिए आपके दोस्त जयनारायण व्यास को। रवि भाई, आपका धन्यवाद। दर्शक मित्रों, आपका भी खूब 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 शुक्रिया। शुभ रात्रि।